जी, सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से ऑर्डर 7 हम कर रहे हैं, जो कि बात करता है प्लेंट की। और यहाँ मैं आपको कहूँगा कि ऑर्डर 7 रूल 1 क्या कहता है सर? पार्टिकुलर टू बी कंटेन इन प्लेंट। ये कल को आपका रिटन टेस्ट होगा, यहाँ तक सारे जितने भी हैं आपने इसको इन रिटन देना है, जो प्रीवियस भी हमने इस वीक पे किए हैं। अब वो कहता है जी, एक प्लेंट दावा, सिविल सूट जिसे कहते हैं, सिविल दावा, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसका आगाज कैसे होना चाहिए, सबसे पहले क्या हो, बाद में क्या हो, एंड पे क्या हो। और ये दावा जब इंस्टीट्यूट होता है तो सबसे पहले वो बात करता है कि कोर्ट का सर नाम होना चाहिए। तो क्या आप डायरेक्ट सेशन जज कह सकते हैं सिविल दावे में? डायरेक्ट अगर हम, ये तो हो गया इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। वो इंटरेस्टमेंट होती है जब एक से ज्यादा सीनियर जज के नीचे हों। कोई किसी सिविल दावे में हम इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या सेशन जज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अच्छा, ऐसी है। तो सर मुझे ये बताइए कि ऑर्डर 37 का दावा डायरेक्ट कहाँ जाता है? ओरिजिनल जूरिसडिक्शन कहाँ उसकी है? तो फिर हम क्या सिविल जज को कहेंगे? सर नहीं, सेशन जज को कहेंगे। ठीक हो गया। अब क्या कहता है, अभी तो उस दावे की बात हो रही थी कि ऑर्डर 37 का दावा, उसमें लीव टू डिफेंड, देन रेप्लिकेशन उस लीव टू डिफेंड का, जवाबुल जवाब जिसे कहते हैं। अब सर बात करता है कि जी आपने एड्रेस करना है कोर्ट को जो भी कंसर्निंग है। तो हर मैटर जो है सीनियर सिविल जज या सिविल जज के पास नहीं जाता, जो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है कुछ केसेस में। बल्कि ये ऑर्डर 37 नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट की भी बात नहीं करता। वो कहता है कि अगर डैमेजेस का तो कोई दावा है तो वो भी वहां किया जाता है, लेकिन दोनों सूरतों में डैमेजेस जो है वो सिविल कोर्ट में भी किया जा सकता है और ये सेशन कोर्ट में भी किया जा सकता है। ये फर्क है कि डेफामेशन कहाँ हुई है, उसका मोड क्या है, ये इसमें ही इतना ही फर्क है। और इसमें ज्यूरिसडिक्शन जो है वाइस वर्सा चेंज हो जाएगी। लेकिन सिविल कोर्ट जो है पेनल्टी मेड ज्यूरिसडिक्शन है, प्लेनली ज्यूरिसडिक्शन है। सेक्शन 9 कहता है सिविल प्रोसीजर कोड का कि यहां तक एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली बार नहीं है तो एवरी सूट वो सिविल कोर्ट ट्राई कर सकती है। ऑलमोस्ट अनलिमिटेड किस्म की ज्यूरिसडिक्शन है। तो कुछ ऐसे केसेस अगर हैं तो वो दायर किए जा सकते हैं डेफामेशन के। अब यहां बात करते हैं जी, वो कहता है कि पार्टिकुलर टू बी कंटेन इन प्लेंट। प्लेंट में क्या होना चाहिए? प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। पहली बात, वो जिस कोर्ट में सूट दायर किया जा रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से किसी बहुत छोटी सी तहसील में एक ही जज हो, सिविल जज। तो अब सीनियर सिविल जज नहीं, वो सिविल जज के नाम से आएगा। चूंकि अगर हम लाहौर की बात करें तो अबाउट कितने हैं यहाँ? 106 यहाँ सिविल जज हैं। तो फिर वो इंटरेस्टमेंट होती है, सीनियर सिविल जज जो है उनको वो इंटरेस्ट करता है, या जो कोर्ट्स को असाइन किए जाते हैं, डिजाइन की जाती है। अच्छा, वो कहता है जी, नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट, द नेम, डिस्क्रिप्शंस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंट ऑफ द प्लेंटिफ। एंटायरली डिस्क्रिप्शन पार्टिकुलर ऑफ द प्लेंटिफ क्या है, उसका नेम है, उसकी तफसील जो है, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेजिडेंट ऑफ डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी असर्टन। अब वो कहता है कि यहां तक यकीनी हो तो विद कन्फर्मिटी, जो भी एड्रेस बेस्ट नॉलेज में है किसके? प्लेंटिफ के, तो वो डिफेंडेंट का एड्रेस प्लेंट में देगा। और इन केस अगर नहीं है तो फिर सर्विस भी नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें कोर्ट कहती है कि एफिडेविट दे दें कि इसके अलावा आपको कोई पता नहीं है। आगे सर वो बात करता है
नेम डिस्क्रिप्ट प्लेस रेजिडेंट ऑफ डिफेंडेंट सो फॉर एज आगे जी वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। यहां तक बात करता है कि माइनर हैं, अब माइनर हैं थ्रू देयर रियल मदर या फादर व्हाटसोएवर उनका स्टेटस हो सकता है। अब अनसाउंड माइंड है तो वो भी लिखा जाएगा कि किसके थ्रू है, तो उसमें ये पार्टिकुलर जो इस फैक्ट तक एक बयान एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा अभी हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्टेटमेंट को फिर ये वो बात बयान की और स्टेटमेंट की करता है। आगे कहता है जी फैक्ट्स कंटेनिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट रोज, इस बात पर भी कि ये कॉज ऑफ एक्शन कब हुई, कॉज ऑफ एक्शन वजह अनात के कॉज ऑफ एक्शन क्रू कब होती है, ठीक है जी, ये इनिशिएट कब होती है इस बाबत भी लिखना है और कहां ये फिनिश होती है, और अगर डिले है उसमें तो वो भी एक्सप्लेन करना है कि किस वजह से लिमिटेशन बार भी आ रहा है तो वो भी एक्सप्लेन करना है। आगे चल के जो कमिंग रूल हैं वो बताएंगे। दैट फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जूरिसडिक्शन, ये भी बात बतानी है जी कि कोर्ट को जूरिसडिक्शन है, प्लेंट में ये लिखा जाएगा। हमने देखा कि जूरिसडिक्शन को डील करता है टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जूरिसडिक्शन, ठीक है जी, और पिक्यूनियरी जूरिसडिक्शन। तो वो कहते हैं सेक्शन कि कोर्ट को जूरिसडिक्शन है, क्यों है कि पार्टी रिजाइड कर रही हैं, कॉज ऑफ एक्शन वहां है, सब्जेक्ट मैटर वहां है, डिस्प्यूट वहां है, या डिफेंडेंट वहां रिजाइड कर रहा है या डिफेंडेंट का एजेंट वहां रिजाइड कर रहा है। तो ये केस वेरी करता है, लेकिन ये एक्सप्लेन करना कि क्यों कोर्ट को जूरिसडिक्शन है और किस वजह से है, तो ये भी एक्सप्लेन करना। फिर जी द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम, अगेन जो भी रिलीफ है एग्जॉस्टिवली एक्सप्रेसली कोर्ट को कहना है, ठीक है जी, और अगर कोई रिलीफ ओमिट कर देता है तो वो रिलीफ जो है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट अगर लिंक्विश कर देता है, इट डीम टू बी वेव्ड। ऑर्डर 2 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इसको कोडल बार कर देगा कि नेक्स्ट जो है वो बंदा, सपोज रिलीफ क्या है, डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन है, ठीक हो गया, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन है, हो गया, परमानेंट इंजंक्शन हो गया। अब पोजेशन उस बंदे के पास नहीं है, कहता है कि मेरा पोजेशन नहीं है, पोजेशन नहीं मांगता, डिग्री हो जाता दावा, तो अल्टीमेटली पोजेशन नहीं दिया जा सकता उसको। हाँ अगर इसका क्रॉस रेफरेंस में देखेंगे तो पोजेशन ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर मांग लिया जाए तो वो ऐड किया जा सकता है और वो डील करेगा ऑर्डर 6 रूल 17, ठीक है जी, ये क्रॉस रेफरेंस में आएगा। लेकिन क्लेम जो है ये अगर हम एसेंस में जाएं तो वो कहता है सूट इंक्लूड टू द होल क्लेम, ऑर्डर 2 रूल 2 की, कि जितने भी क्लेम्स हैं सब उसमें शामिल होने चाहिए, और अगर अवेलेबल क्लेम जो है ओमिट हो जाता है तो दोबारा कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी। Where the plaintiff has allowed a set of or relinquished the portion of his claim, अब जो कहता है कि हाँ अगेन हम जाएंगे वी रिजॉर्ट टुवर्ड द रूल ऑर्डर 2 रूल 2, तो वहां भी कहता है कि अगर रिलिंक्विशमेंट है किसी क्लेम की तो वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होगी। जो भी रिलिंक्विश जिस पोर्शन को कर रहे हैं वो पोर्शन भी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगी, और अगर वो परमिशन के बगैर है तो अगेन इट डीम टू बी वेव। आगे नेक्स्ट कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, अगेन सर फॉर द पर्पस ऑफ जुरिसडिक्शन एंड कोर्ट फी सो फॉर एज द केस एडमिट्स। अब वो कहता है जी कि ये भी लिखा जाना, ये पैराग्राफ होना कि द वैल्यूएशन ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फीस एंड जुरिसडिक्शन इज अफिक्स्ड, कितना जितनी भी उसकी वैल्यूएशन है वो प्रॉपर वैल्यूएशन फिक्स होगी। उसके दो ऑब्जेक्ट होंगे जी, एक तो रेवेन्यू होगा कि उसमें कोर्ट फीस कितनी लगती है, और दूसरा कोर्ट की जुरिसडिक्शन, ठीक है जी। अब पेक्यूनियरी मैटर के हवाले से कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है वो डिटरमिन होगी कि इसकी कितनी है, और इसकी फर्स्ट अपील होगी,
इसकी अपील नहीं होगी, फर्स्ट अपील, या इसका हाई कोर्ट में डायरेक्ट होगा। तो ये सारा जो है ये उसमें वैल्यूएशन जो है उसका पर्पस ये होगा और ये जरूरी होगा। अगर हम देखेंगे कि ये एक रिजेक्शन ऑफ ग्राउंड है, वन ऑफ द रिजेक्शन की, ठीक है जी। ठीक है, पहले तो 711 की ग्राउंड्स थी, अब उन्होंने एक और ऐड कर दिया कि लैदा एप्लीकेशन नहीं है। आगे चलते हैं हम तो बताएंगे, लेकिन वन ऑफ द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। नेक्स्ट हमारा जी, हाँ हम देखते हैं कि इस जो आर्डर 7 रूल 1 है, इसके क्रॉस रेफरेंस में स्पेशली जो हाई कोर्ट के हैं, चैप्टर 1 पार्ट 1 सी हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 1। अब इसका दूसरा आएगा जी सेक्शन 26 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और ऑर्डर 6 रूल 27, 29, 30 एंड 33 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो काइंडली सर आपकी सर किताब इधर है, तो किताब पे लिखिए ना सर, आप किताब पे देखें, किताब पे लिखें जरा, क्रॉस रेफरेंस में भी और वर्डिंग में भी। आप छोड़ के कहीं और चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऑर्डर 7 रूल 2 की बात करता है इन मनी सूट। अब वो कहता है कि अगर किसी का सूट है किस चीज के लिए, फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट, मनी सूट है, ठीक है जी, उसमें मुख्तलिफ किस्म की अमाउंट है, तो फिर कितनी होनी चाहिए। अगर तो रिकवरी ऑफ एग्जैक्टली अमाउंट है तो आपको पता है तो अपने एग्जैक्ट लिखना है, और अगर नहीं है तो एस्टिमेटेड अमाउंट जो है, जैसे मींस प्रॉफिट आ गया, उसका कोई रेवेन्यू आ गया, वासलाते जायदाद, मींस प्रॉफिट का उर्दू जी वासलाते जायदाद, बड़ा अजीब सा लिख ले, बहुत रेयर आता है वासलाते जायदाद। अच्छा जी, वेयर द प्लेंटिफ सीक द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड। अब एग्जैक्टली अमाउंट अगर तो है पता, रिकवरी है 10 लाख 20 लाख 40 लाख, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, एग्जैक्टली फिगर आउट करना है। बट वेयर द प्लेंटिफ सूज फॉर मींस प्रॉफिट्स और फॉर एन अमाउंट्स व्हिच विल बी फाउंड ड्यू टू हिम ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट, मसलन उनका रेंडिशन ऑफ अकाउंट का दावा है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रही है, अमाउंट सेटल्ड नहीं है, अमाउंट सर्टेन नहीं है, या वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कोई आउटकम आ रहा है इन शेप ऑफ रेंट आ रहा है, या अदर किसी प्रॉफिट से आ रहा है, तो फिर वो कहता है अकाउंट बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट द प्लेंट शैल स्टेट अप्रोक्सीमेटली द अमाउंट स्यूड फॉर। अगेन सर टेंटेटिव भी लिख सकते हैं, एस्टिमेटेड भी लिख सकते हैं, तो मैंने प्लीडिंग के हवाले से आपने वर्डिंग स्टैचू की ही रखनी है, तो अप्रोक्सीमेट का ही लफ्ज आप लिखेंगे। अब इसके क्रॉस रेफरेंस प्लीज इसको लिखिए अपनी बुक्स में। ऑर्डर 7 रूल 2 के क्रॉस रेफरेंस में पार्ट एम चैप्टर 1 रूल एंड ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, सेक्शन 6, 9, सेक्शन 38 सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। नेक्स्ट हम सर चलते हैं ऑर्डर 7 रूल 3 की तरफ। अब वो कहता है जी, पहले तो हमने बात कर ली किसकी, मनी से रिलेटेड है, अमाउंट से रिलेटेड है, रकम से रिलेटेड है। अब कहता है कि प्रॉपर्टी है लेकिन इमूवेबल है, मूवेबल की बात नहीं करता। रूल 3 जी, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन सर अगर आप पंक्चुएशन के साथ साथ देखिएगा, और मुझे खुशी है कि जब आप डिक्टेशन में या लिखने में आप लिख रहे होते हैं तो आप पंक्चुएशन का इस्तेमाल बिल्कुल कर रहे होते हैं, और बहुत से पंक्चुएशन को बाय नेम भी जान रहे होते हैं। अब सब्जेक्ट मैटर में देखिए उसने क्या किया, हाइफनेशन का इस्तेमाल किया। अब द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्लेंट शैल कंटेन अ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट। अब प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन इतनी हो कि बिल्कुल पता चल जाए, वेग नहीं होगी कि हाँ फलां जगह पे
ऐसी प्रॉपर्टी है, नहीं, उसका हसरा नंबर, उसकी बाउंड्री नंबर, उसका सराउंडिंग, उसके राउंडिंग एंड बाउंडिंग, ठीक है जी। और अगर पार्टीशन का है तो ये पार्टीशन होगी बाय मीट्स एंड बाउंड। तो इसमें आपने टोटल उसका क्राइटेरिया प्रॉपर्टी का, उसके राइट लेफ्ट जितना भी है वो बताना जरूरी है। In case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement of survey, the plaintiff shall specify such boundary or numbers। तो अब वो कहता है जी अगर ऐसा लिखा गया तो प्लेंट क्या करेगी, बाउंड्री और नंबर को मखसूस करेगी। अब इसमें क्रॉस रेफरेंस में आएगा जी आर्टिकल 129E। अब वैसे 129G कानून शहादत की मैं बात कर रहा हूँ 1984। 129G बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो कहता है कि प्रिजम्पशन कब जाएगी, अगर कोई बेस्ट एविडेंस होल्ड करता है पार्टी डेलिबरेटली तो प्रिजम्पशन उसके खिलाफ जाएगी, आइदर पार्टी डिफेंडेंट या प्लेंटिफ जो वो होल्ड कर रहा है। आगे इसका क्रॉस रेफरेंस में आएगा जी ऑर्डर 2 रूल 9 सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट हमारा जी रूल आता है व्हेन प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव। अब सूट हो रहा है रिप्रेजेंटेटिव, where the plaintiff sues in a representative character, the plaintiff shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the step, if any, necessary to enable him to institute a suit concerning it। जैसे कि हम कहते हैं कि एक सूट माइनर के बिहाफ पे वालदा करती है, सूट फॉर रिकवरी, ठीक है जी, और मेंटेनेंस की बात करती है, तो वो अपना भी उसका इंटरेस्ट होता है, माइनर का भी होता है, या किसी और कैपेसिटी में भी अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सूट हो रहा है तो वो स्टेटस जो बंदा कर रहा है उस कैपेसिटी में उसका थ्रू अटॉर्नी है या किसी और नेक्स्ट फ्रेंड है या किसी कंपनी का या ऑथराइज्ड एजेंट है, तो वो इसमें वो डिस्क्राइब करेगा कहाँ, प्लेट में एक स्टेटमेंट की शक्ल में। अब इसके क्रॉस रेफरेंस में काइंडली पेन डाउन दी क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 212 214 सक्सेशन एक्ट 1925, ठीक है जी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस बहुत जरूरी है। आगे इसका जी चैप्टर 1 पार्ट सी रूल एंड ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर वॉल्यूम 1 सेक्शन 92 सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ऑर्डर 1 रूल 8, ऑर्डर 30, ऑर्डर 31 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। आगे सर हम चलते हैं रूल 5 की तरफ। कहता है डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट, ठीक है जी, क्या है, एंड लायबिलिटी टू बी शोन, द प्लेंटिफ शैल शो दैट द डिफेंडेंट इज और क्लेम टू बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर। अब क्या है कि डिफेंडेंट का इंटरेस्ट हो, ये नहीं है कि एक बंदा का लीस्ट कंसर्न है तो उसको पार्टी बना दिया गया, ठीक है जी, तो वो उसको क्या करेगी, कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, उसको डिलीट कर देगी जब कोर्ट को पता चलेगा कि इसका कोई रोल नहीं है। एंड दैट इज लायबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू आंसर द प्लेंटिफ्स डिमांड। अब डिफेंडेंट किस हद तक लायबल है, कितना उसका इंटरेस्ट है, क्या लायबिलिटी फिक्स करती है प्लेंट उस पे, कोर्ट उसको देखेगी, और अगर नहीं है तो उसकी हद तक इन्वो कौन सा ऑर्डर किया जाएगा, ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, उसको डिस एरे कर दिया जाएगा या दावे से निकाल दिया जाएगा। आगे सर रूल बहुत अहम आ रहा है, मैंने लास्ट में भी कहा कि इस रूल की बात करता है ऑर्डर 7 रूल 6।
इंटरेस्टिंग नोट पे बात करता है, कहता है जी ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। सर कोई दावा लिमिटेशन के हवाले से सेपरेट सूट की बात कर रहा, सूट दावा, रिवीजन रिट पिटीशन वगैरह की बात नहीं कर रहा, अपील की बात नहीं कर रहा। कोई प्लेंट जो है सेपरेट लिमिटेशन की दरखास्त नहीं रखती, प्लेंट के अंदर ही उसके सारी वजूहात बयान करनी होती हैं, और अगर वो लिमिटेशन बार हो तो प्राइमरी क्वेश्चन जो आता है एडवर्सरी की तरफ से या कोर्ट सो मोटोस को देख सकती है, डील करता है सो मोटो कोर्ट का कि सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1908 के कोर्ट खुद भी लिमिटेशन देख सकती है। जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट ही जाके उसको बताए, लेकिन पहले प्लेंटिफ ने अलहदा से कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, क्योंकि कई दफा यह पूछा गया कि दावे के साथ क्या लिमिटेशन की एप्लीकेशन होती है या क्यों नहीं होती। तो ये वो रूल है जो बता रहा है कि क्यों नहीं होती, क्योंकि रूल ही कह रहा है कि ये प्लेंट, हम प्लेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डील ही प्लेंट की बात हो रही है, डीलिंग ही हो रही है इस रूल में और इस ऑर्डर में खास करके। यहां वो कहता है कि अगर लिमिटेशन बार है तो प्लेंट खुद ही बताएगी। Where the suit is instituted after the expiration of the period prescribed by the law of limitation। अब हर सूट की एक अलग लिमिटेशन होती है सर, किसी की 3 ईयर है, किसी की 6 ईयर भी हो सकती है, किसी की 12 ईयर भी हो सकती है। The plaintiff shall show the grounds on which exemption from such law is claimed। अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि चले लिमिटेशन होती है, ऐसा एक दावा बताइए जिसमें लिमिटेशन नहीं होती, जिसमें जजमेंट्स हैं कि लिमिटेशन नहीं लगती, कोई एक दावा बताइए। यस, जो वरासी कानून होते हैं उनमें लिमिटेशन नहीं होती, ये जजमेंट हैं कि जब भी नॉलेज में आया, जब भी पता चला तो वो दावा दायर कर दिया जाता है। हाँ कहीं ना कहीं कोर्ट कंसीडर जरूर करेगी, सपोज कि अगर किसी के प्रेडिसेसर ने अपनी लाइफ टाइम में, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि अपनी लाइफ टाइम में जानते हुए उस इनहेरिटेंस को या कुछ ऐसी वरासती इंतकाल को या व्हाट्सएवर प्रॉपर्टी को चैलेंज नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है कि उस पे फिर उसके सक्सेसर आ गए और सक्सेसर ने आगे चैलेंज कर दिया। तो ये दोनों फिर क्वेश्चन कंसीडर किए जाएंगे कि उसने अपनी याद में चैलेंज नहीं किया और इतने अरसे बाद आखिर सक्सेसर जो है 30 साल बाद 25 साल बाद उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो लिहाजा इसका मतलब है कि अगर उसके प्रेडिसेसर जिसका राइट बनता था और ही नो उसके नॉलेज में था तो उसने चैलेंज नहीं किया, तो फिर वो सक्सेसर जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये एक डिफरेंट व्यू है। अब वो कहता है जी एग्जम्पशन फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम्ड। अगेन सर लॉ एग्जम्प्ट कर रहा है। अगर हम लिमिटेशन एक्ट के जाएंगे सेक्शन 12 से ऑनवर्ड 20 तक, लिमिटेशन एक्ट 1908 क्या कहता है वो कि अगर कोई रॉन्ग फोरम पे चला गया है, अगर कोई फ्रॉड हुआ है, अगर एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर नहीं हुई, ये सारी चीजों की बात करता है। ये आपके क्रॉस रेफरेंस में आएगा लिमिटेशन एक्ट का। तो ये सारी चीजें, मतलब फोरम गलत अप्रोच कर लिया तो ये सेक्शन 14 इसको डील करेगा। फ्रॉड हुआ, अब फ्रॉड के लिए बड़ा क्लियर है कि सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट 1908 वो कहता है कि व्हेन और वेयर फ्रॉड केम इनटू नॉलेज, तो आपकी लिमिटेशन, उस बंदे की लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। हाँ उस नॉलेज के बाद फिर उसकी लिमिटेशन रन करना शुरू कर देती है। अब समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा नॉलेज होता है इररिफ्यूटेबल होता है जिसको तरदीद नहीं किया जा सकता। बड़ी एक कॉमन एग्जांपल जो हम दे सकते हैं दो टोक किस्म की, वो क्या है कि कहीं प्लेडिंग में ऐसा हुआ कि बंदा अपीयर हो रहा है और वो जानता है, खामोश है और टाइम गुजर गया है, कितना लिमिटेशन स्टार्ट होती है 18 के तहत व्हेन फ्रॉड केम इनटू नॉलेज। इस पे बहुत सी जजमेंट्स भी हैं। अब 3 इयर्स में वो डॉक्यूमेंट्स उसकी लिमिटेशन है। 3 ईयर तक वो प्लेडिंग में, उस दावे में, वो प्लेड में या कहीं ऐसा बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है।
एक्टिव उसकी रिप्रेजेंटेशन है, कोई एम्बिग्विटी नहीं कि जो बंदा उस डॉक्यूमेंट से अफेक्टेड है, मुतासरा है, वो उसको जानता है। अब 3 इयर्स गुजर गया, देन लिमिटेशन जो है वो उसे हिट करेगी। तो दैट इज बार बाय लिमिटेशन। जैसे कि आर्टिकल 7 रूल 11 की एक ग्राउंड है कि बार बाय लॉ, बार बाय लिमिटेशन। अब इसमें जो क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको बता दिया कि लिमिटेशन एक्ट के तहत होगा, और कोर्ट क्या करेगी सर, सो मोटो भी देखेगी लिमिटेशन, सोया वेरी गुड, सोया स्पांटे, सो मोटो का दूसरा ये भी लैटिन वर्ड है, सोया स्पांटे। तो सो मोटो कोर्ट जो है सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट के तहत देखेगी कि इसकी क्या करना है, और अगर लिमिटेशन बाहर है तो जाती, हाँ इस पे भी हो सकता है, इस पे इशू फ्रेम किए जा सकते हैं अलहदा से, लॉ और फैक्ट्स दोनों में है। तो प्राइमरीली कोर्ट कहेगी इशू फ्रेम करे और उसको देखे और देन आगे सूट चले। आगे सर कहता है कि आर्टिकल 7 रूल 7 अगेन इट शुड बी क्लब्ड विद, अब जब हम पढ़ रहे हैं तो इस नेसेसरी है कि हम आर्टिकल 2 रूल 2 की तरफ रिजॉर्ट करें सिविल प्रोसीजर कोड का, कि वह रिलीफ पूरी तरह हो। रिलीफ क्या है, स्पेसिफिक, उसमें पूरी तरह उसको क्या मांग रहे हैं। जैसे कि ये भी है कि प्लीडिंग जो है एम्बैरसिंग नहीं होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ठीक, वेग नहीं होनी चाहिए। वेग प्लीडिंग है, इशू फ्रेम नहीं होंगे, मटेरियल चीज उसमें पुट नहीं गया, इशू नहीं फ्रेम होंगे, ठीक। और इवन के ये भी जजमेंट्स हैं एपिक्स कोड की कि अगर वेग प्लीडिंग है, इट इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ द सेम। उसे पता ही नहीं चल रहा कि मांग क्या रहा है, क्या कर रहा है, और एक स्टोरी और कहानी की शक्ल में प्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें जो मटेरियल अहम है, मटेरियल चीजें हैं वो होनी चाहिए। कहता है कि एवरी प्लेंट शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ व्हिच द प्लेंटिव क्लेम्स आइदर सिंपली और इन अल्टरनेट्स। अब 2 रिलीफ है जी, यहां हम बात करने सिंपली क्या है कि ये मुझे प्रॉपर्टी दी जाए, और इन अल्टरनेट मेरी अमाउंट विद मार्कअप या डबल अमाउंट वो मुझे दी जाए एज पर स्टिपुलेशन टर्म एंड कंडीशन सेटल बिटवीन दी पार्टी इफ एनी। या साथ ये मेंटेनेंस का दावा आता है, तो उसमें होता है कि अगर ये आर्टिकल मेंटेनेंस प्लस आर्टिकल डावरी आर्टिकल का दावा आता है, तो उसमें कहता है कि अगर वो आर्टिकल्स जो हैं वो एक्चुअल शक्ल में अवेलेबल नहीं है या नहीं हो सकते, तो उनकी अल्टरनेट अमाउंट इतनी है वो दी जाए। तो अब वो कहता है कि ये भी बताना है कि या वो दे या वो दे। हाँ, इसमें जो हाईकोर्ट में आ रही रिवीजन है कि हमने एक दफा अल्टरनेट रिलीफ मांग के फिर उसको ऊपर चले गए कि हमें ये नहीं चाहिए, देखें उसका क्या फेट होता है। लेकिन ये तो स्पेशली कह रहा है कि जब अल्टरनेट मांग रहे हैं तो फिर आप उससे भाग नहीं चाहिए। ये कैसे है कि आप डिपार्ट नहीं कर सकते प्रोसीडिंग से, लॉ ऑफ स्टॉपल है, एप्रोप्रिएट एंड रेप्रोप्रिएट है कि कोई बंदा जो है ब्लो हार्ट एंड कोड नहीं कर सकता, कभी कुछ कहे और नेक्स्ट फिर उसके बाद कुछ कहे, तो लॉ ऑफ स्टॉपल जो है वो ऑपरेट करेगा। एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू आस्क फॉर जनरल और अदर लीव which may always be given as the court may think just to the same extent as if it had been asked for। अब यहां रुक जाते हैं, अल्टरनेट लीफ आ गया, फिर वो कहता है कि जनरल एज द कोर्ट मे डीम फिट। अक्सर प्रेयर में ये लिखा जाता है, अगर ये डीम फिट का आप ना भी लिखिए तो कोर्ट फिर भी दे देगी अगर कोर्ट समझती है, ये रूल कह रहे हैं। लेकिन प्लीडिंग में या प्रेयर में होता है कि ये तो मुझे चाहिए, आगे वो कहते हैं कि अल्टरनेट इनका जो है वो रिलीफ जो है ये बनता है, ये दीजिए। which always be given as if it had been asked for and the same rule shall apply to any relief claimed by the defendant in his written statement। इंटरेस्टिंग सर, कभी डिफेंडेंट ने भी अपना को क्लेम मांगा है या मांग सकता है? अच्छा, मांग सकता है जी, रिटर्न स्टेट जवाब दावे में। जवाब दावा तो होता है वो इनकार होता है आमतौर पर, तो ये कैसे मांग लेता है? आप दोनों में कोई बताइए, बल्कि बताइए। अच्छा, मांगता किस में मांगता? आर्डर 8 कहता है रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ
शुरू यहां से होता है। सेट ऑफ क्या है? काउंटर क्लेम। अब डिफेंडेंट काउंटर क्लेम करता है कि भाई प्लेंटिफ मांगता है मेरा 2 लाख है, डिफेंडेंट ने कहता है 2 लाख नहीं, मेरा तो 4 लाख किसने देना है, लिहाजा 2 लाख मैनू दे। तो दैट इज सेट ऑफ। आप अगेन ऑर्डर 8 को देखिए, उसकी हेडिंग ये है रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का मतलब काउंटर क्लेम भी होता है, काउंटर डिमांड्स भी है, ये इसको सेट ऑफ ही लिखना है। ठीक हो गया। अगर हम लीगल पार्लेंस में जाएंगे, लेकिन तो रिटन स्टेटमेंट में भी सर क्लेम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर रिटन स्टेटमेंट में जस्ट हो कि इसका दावा प्लेंटिफ का जो क्लेम है वो गलत है प्लेंट का और इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। इवन के वो अपना क्लेम रिटन स्टेटमेंट में लिख दिया और लहदा दावा करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो अलहदा दावा दायर करने की जरूरत नहीं है।